पापा आर्मी में थे और बहुत रईस परिवार था। 7 भाई-बहनों में सबसे छोटी बहन थी। जो एक बार बोल देती थी, वो पापा लाकर दे देते थे। मतलब कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहती थी, सब कुछ मिलता था। और जब बड़ी हुई तो एक रईस परिवार में शादी भी की गई। एक रईस परिवार मिला जिनके पास 25 एकड़ ज़मीन, अच्छे खासे जीव-जंतु और सब कुछ था, सारी चीज़ें थीं। लेकिन आज के समय में इनके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। ये कहानी आपको अंदर से बहुत ज़्यादा हिलाकर रख देगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं 8 पीएम विद जीआरडी। आज की जो कहानी है वो मनजीत कौर की है, जो कि पंजाब की रहने वाली हैं। ज़रा-सा वक़्त निकाल कर इनके बारे में इस कहानी को आप समझिएगा, सुनिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत सी चीज़ें आपको पता चलेंगी। मनजीत कौर अपने परिवार में 7 भाई-बहनों में सबसे छोटी थीं और उसकी वजह से इनको लाड-प्यार बहुत ज़्यादा मिलता था। जिस वक़्त इनके गाँव की कोई भी लड़की पढ़ाई करने नहीं जाती थी, उस वक़्त इनके पिता ने इनको ग्रेजुएट करवाया और ग्रेजुएट होने के बाद एक रईस परिवार में इनकी शादी की गई। एक ऐसा परिवार जो पूरी तरह से संपन्न था, जिसमें सब कुछ था उनके पास। बैल, घोड़ा, गाड़ी, अच्छी खासी ज़मीन, जायदाद, पैसे सब कुछ थे और जो इनके पति थे, वो भी काफ़ी अच्छे थे स्वभाव से, जिसकी वज़ह से इनकी जो जीवन है, वो बहुत अच्छे से कटने लगा। सारी चीज़ इनके कहे अनुसार हो रही थी, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। कुदृष्टि अभी तक इनके परिवार पे नहीं पड़ी थी, लेकिन कहते हैं ना, विधि का विधान, जो लिखा है वो तो होकर रहेगा। और जैसे आगे बढ़ती हैं तो इनकी एक संतान होती है, बेटी और बेटे, माफ़ करिएगा 2 संतान होती हैं, एक बेटी और एक बेटा। अब देखिए इस कहानी में ना आखिरी में कुछ चीज़ें हम आपको बताएँगे, जिसको सोचने पे आप बेबस हो जाएँगे। एक बेटी और एक बेटा, यानी कि परिवार पूरी तरह से संपन्न हो चुका है। अब क्या चाहिए था इनको? कुछ नहीं। बेटी भी हो गई, बेटा भी हो गया, परिवार भी संपन्न है, पैसे भी हैं, धन-दौलत सब कुछ है, ऊपर वाले का आशीर्वाद भी है। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। बेटी बड़ी हो गई और बेटी को सबसे पहले जॉब लगी। इन्होंने अच्छी खासी पढ़ाई करवाई बेटी की और उसकी जॉब लग गई। जॉब लगने के बाद वो पूरी तरह से सेटल हो गई और उसकी इन्होंने बड़े धूम-धाम से शादी करवाई। माँ ने अपनी बेटी की शादी एक ऐसे परिवार में करवाई जो इनसे भी अत्यधिक ज़्यादा संपन्न था। और उसमें जो इनके पति का हस्बैंड यानी कि इनका जो दामाद था, वो अमेरिका में रहता था, उसके परिवार वाले भी अमेरिका में रहते थे। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना संपन्न परिवार मिला था बेटी के लिए। फिर जैसे ही कुछ समय बीता तो इनको लगा कि अब बेटे की भी शादी कर देनी चाहिए, बहू आएगी, घर का ध्यान रखेगी, इनका भी ध्यान रखेगी और बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखेंगी। अब तक आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि ये कहानी कहाँ जाने वाली है। चलिए, मैं आपको बताता हूँ, जैसे इनकी शादी होती है, बहू आती है तो बहू शुरुआत में घर का कोई भी काम नहीं करती है। इनको इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं होती, ये सोचती हैं कि कोई बात नहीं, जो काम मेरे पर्पज़ का है, जो काम करने में मैं सामर्थ्य रखती हूँ, उस काम को मैं कर लूँगी और बहू को कह करने के लिए नहीं कहूँगी। शुरुआती दौर में तो इन्होंने कोई बात बहू से नहीं बोली, लेकिन कुछ वक़्त बीतने के बाद इन्हें ऐसा लगा कि सारे काम ये नहीं कर सकती हैं, अगर बहू थोड़ा-सा हाथ बटाए तो कुछ काम वो भी कर सकती है। इन्होंने अपनी बहू से जब पहली बार बोला काम करने के लिए, तो इनकी बहू ने साफ तौर पे मना कर दिया कि मैं कोई भी काम नहीं करूँगी। इनको ये बात बुरी लगी, लेकिन उससे ज़्यादा इन्होंने इसको टालना उचित समझा, क्योंकि जब इन्होंने अपने पति से ये बात बोली, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तुम ज़्यादा नहीं बोलो, नहीं तो घर में जो है अशांति फैलेगी, घर की शांति भंग होगी, लोग, परिवार, समाज सब लोग इस चीज़ का बहिष्कार करने लगेंगे और बहू को तुम्हारे बहुत उल्टा-पुल्टा बोलने लगेंगे। इन सारी चीज़ों के डर की वजह से इन्होंने बहू को कुछ भी बोलना उचित नहीं समझा। ऐसे ही दिन प्रतिदिन चीज़ें आगे बढ़ती गईं और कुछ वक़्त बाद इनकी बहू ने इनसे पैसे माँगे कि माँ हमको पैसे दे दीजिए, कुछ ज़रूरत है। इन्होंने दे दिए शुरुआत में, लेकिन ये आदत बनती गई और बहू बार-बार इनसे पैसे माँगने लगी। इन्होंने एक बार मना किया तो बहू ने यहाँ तक कह डाला कि अगर आप नहीं देंगी तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। और इसके डर की वजह से जब इन्होंने आपस में बात की तो इनके पति ने इनसे ये चीज़ बोली कि तुम परेशान क्यों होती हो? ये घर, जायदाद, ज़मीन सब अपने बेटे और बेटियों के लिए ही तो है, तो कोई बात नहीं है, अगर बहू माँग रही है तो उसे दे दो। अब ये क्रिया-प्रतिक्रिया ऐसे ही चलती गई कुछ दिन तक, लेकिन पैसे हो गए खत्म और जैसे पैसे खत्म हुए, तो जो ससुर जी थे यानी कि मंजीत कौर के जो पति देव थे, इन्होंने जो है ज़मीन बेचकर बहू को पैसा देना शुरू किया। बहू को तो सारे पैसे मिलते जा रहे थे, लेकिन दिन-प्रतिदिन उसका मन भी बढ़ता जा रहा था। उसे ऐसा लगता था कि जो भी हैं वो तो हम ही इनके लिए हैं, अगर हम हट गए तो फिर इन बुड्ढे और बुड्ढी लोगों का कोई भी सहारा नहीं होगा। ये डर तो वैसे मंजीत कौर को भी सताता था, लेकिन वो नहीं बोलती थी और एक दिन उसने अपने बेटे से सारी बात बताई कि उसकी पत्नी घर का कोई भी काम नहीं करती है, हाथ भी नहीं बटाती है, पैसे भी लेती है और लड़ाई-झगड़े भी करती है। तो इनके बेटे ने साफ तौर पे बोला कि मैं माँ बीच में नहीं पड़ूँगा। ये आप और उसका मामला है, आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि मैं अपनी पत्नी को कुछ नहीं कह सकता हूँ।
आप तो मेरी माँ हैं, आपको मैं कुछ भी कह सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी पत्नी को नहीं कह सकता हूँ। इसके बाद ये चीज़ें आगे बढ़ने लगी, लेकिन एक दिन बहुत ही ज़्यादा अति हो गई जब बहू ने सास के ऊपर हाथ उठा दिया, यानी कि मंजीत कौर की बहू ने मंजीत के ऊपर हाथ उठा दिया। और जब ऐसा हुआ तो मंजीत कौर के जो पति थे उन्होंने बोला कि शायद अब ये घर हमारे रहने योग्य नहीं है, अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, कहीं और चलना चाहिए। ये हुआ, कहाँ जाएँगे? किसके पास जाएँगे? कौन है जो हमारे हम बेसहारों का सहारा बनेगा? उस वक़्त मंजीत कौर की जो बेटी थी, जिसकी जॉब सबसे पहले लगी थी, उसको याद किया गया। उसने बोला, माँ, हमारा एक बंगला खाली है, वहाँ पर चलिए, साथ में रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। इन्होंने सोचा कि ठीक है, चल चलते हैं। तो सबसे पहले जो पतिदेव थे, यानी मंजीत कौर के जो पति थे, वो वहाँ पे गए, वो कुछ दिन रहे। इसके बाद मंजीत कौर भी वहाँ पे चली गईं और वहाँ पे रहने लगीं। कुछ दिनों तक तो साथ में सारी चीज़ें सही चली, लेकिन इसके बाद दामाद ने बोला कि ससुर जी और सास जी दोनों को बोला इस बात को कि हमें अब अमेरिका जाना पड़ेगा, क्योंकि हम वहाँ पे जॉब के लिए, जो हम जॉब करते हैं उसमें हमारी ज़रूरत है, और साथ ही साथ मतलब अपनी पत्नी को भी वो लेके गया। यानी कि मंजीत कौर की बेटी और दामाद दोनों अमेरिका चले गए। और उस दौरान जब वो लोग अमेरिका चले गए तो उस पूरे ही घर में ये दोनों लोग फिर से अकेले हो गए। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन मंजीत कौर को फिर अपने बेटे की याद आने लगी। मंजीत कौर बोली कि मुझे अपने बेटे के पास जाना है। पति ने समझाया कि नहीं, मत जाओ, वो लोग अब स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन माँ तो माँ होती है, वो चली गई। दरवाज़ा खटखटाया, जैसे ही पत्नी ने, यानी कि मंजीत कौर की बहू ने देखा, उसने दरवाज़ा नहीं खोला और बाहर से उसने डाँट फटकार के भगा दिया, ये कह के कि चली जाइए, अन्यथा बहुत अनर्थ हो जाएगा। रोती-गाती मंजीत कौर वापस पति के पास आई और बोली कि यहाँ हम अकेले नहीं रह पाएँगे, हमें किसी और के पास जाना चाहिए। मंजीत कौर के पति ने ये सलाह दी कि एक काम करते हैं, बेटी के ससुराल चलते हैं, वहाँ पर कुछ दिन रहेंगे, देखते हैं वहाँ पे क्या प्रतिक्रिया आती है। मंजीत कौर ने कहा कि वो बेटी का ससुराल है, अगर जाना है तो आप पहले जाइए, मैं कुछ समय बाद वहाँ पे आ जाऊँगी। मंजीत कौर के पति वहाँ पर जाकर रहने लगे। 1 महीने बीत गए, इसके बाद उनकी खबर आनी बंद हो गई। मंजीत कौर को घबराहट हुई। ये जब पता करने गई तो इसे पता चला कि जो इसके पति हैं, उन्हें एक वृद्धाश्रम में भेज दिया गया है ससुराल वालों की तरफ से। अब जब मंजीत कौर को ये बात पता चली, तो इन्हें लगा कि हमें भी वृद्धाश्रम जाना चाहिए। वो भी वृद्धाश्रम चली गईं और वहाँ पे दोनों लोग रहने लगे। लेकिन मंजीत कौर के जो पति थे, उनको दिल की समस्या थी, हार्ट की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी दिक्कतें हुईं, बहुत सारी परेशानियाँ हुईं और आखिरकार उनकी मौत हो गई। मंजीत कौर अब पूरी तरह से बेसहारा थी, लेकिन अच्छी बात ये थी कि वो वृद्धाश्रम में थी, जिसकी वजह से उसके आस-पास के जो लोग थे, वो उन्हीं की तरह थे, जो पूरा सहयोग करते थे, साथ में वक़्त बिताते थे। बस यही चीज़ें थीं जो सकारात्मक तौर पे मंजीत कौर को ज़िंदा करके रखी थी, क्योंकि पति के जाने के बाद मंजीत कौर को बहुत आस थी कि उसकी बेटी या उसका बेटा या उसका दामाद या उसकी बहू, कोई न कोई तो वहाँ ज़रूर आएगा, मुखाग्नि देने आएगा अपने पिता को, उसका बेटा या उसकी बेटी आएगी, लेकिन कोई भी नहीं आया। मंजीत कौर ने इस बात को बोला कि हमने ज़िंदगी भर अपना रगड़-रगड़ के मेहनत करके जो कुछ भी किया अपने बेटे और बेटियों के लिए किया, लेकिन आखिरकार इससे बेहतर ये होता कि हम अपनी कोई औलाद ही जन्म ना लेते। कोई भी औलाद अगर हमारी ना होती, तो हमारी संपत्ति की वजह से हमें अपने बुढ़ापे में भी पूरा का पूरा सहयोग और आराम मिलता किसी अनजान से। लेकिन अपने बेटी और बेटों पे विश्वास करने की वजह से आज हम बेसहारा हैं, बेघर हैं और वृद्धाश्रम में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस कहानी के माध्यम से एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ, वो ये है कि दुनिया, समाज इस बात को जो कहते हैं कि जो बेटे होते हैं, वो नालायक निकल जाते हैं और जो बेटियाँ होती हैं, वो लायक निकल जाते हैं। यहाँ पर आपके पास एक साफ तौर पे उदाहरण है, बेटियाँ, बेटियाँ होती हैं, बेटे, बेटे होते हैं। अगर उनके अंदर भ्रांति आ गई या फिर अपकृत्य आ गया, तो चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बेटा हो, पिता के लिए वो उस योग्य नहीं होते हैं, जो उनको होना चाहिए। और आज के समय में इस कहानी से एक चीज़ पता चली होगी कि हमें अपने लिए, खासकर खुद के लिए कुछ ऐसी चीज़ें करके रखना चाहिए, जो हमारे बुढ़ापे में, हमारे विपरीत समय में हमारे साथ हो, हमारा सहयोग दे, हमारा काम आए, हमारी चीज़ों के काम आए। अगर हम सब कुछ, सारी चीज़ें अगर अपने बेटी, बेटे, दामाद या फिर अपनी बहू के नाम आँख बंद करके इस तरह से दे दें कि जो है सब इनका है और ये तो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, तो उनकी मति कभी भी भ्रष्ट हो सकती है। हमें उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। आज के ज़माने में ये लगभग 1 से 2 घर छोड़ के हर तीसरे घर में ऐसी ही चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो आपकी क्या राय है, आप कमेंट करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हर
शनिवार, रविवार और सोमवार रात 8 बजे हम नई कहानी के साथ हाजिर होते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।